आज जो टॉपिक है हुआ है लिनक्स का। तो मतलब लिनक्स के बारे में हम आज सीखेंगे। अभी तक जो हमने सीखा वो भी बेसिक था और लिनक्स के बारे में जो सीखेंगे वो भी बेसिक रहेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या है, व्हाट इज़ लिनक्स। तो लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसा हमारा विंडोज़ है ना, वैसे ही लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कह सकते एक तरह से, इसको फीचर बोल सकते हैं, कर्नल बोल सकते हैं। बट इसके अंदर जो मतलब और उबंटू, काली और रेड हैट ये आते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके। तो लिनक्स जो था ना, वो डेवलप किया था लाइनस टॉरवाल्ड ने 1991 में इसको डेवलप किया था। और क्या कहते हैं, ये इसका जो यूज़ होता है ये सर्वर बनाने के लिए, कोई नॉर्मल सिस्टम यूज़ करने के लिए, या फिर कुछ भी जो आजकल हम फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, कहीं भी यूज़ करते हैं ना, तो हर जगह पे लिनक्स ही चलता रहता है, बैकग्राउंड में उसके लिनक्स ही चलता है। और ये अपने सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब कुछ भी अगर सिक्योरिटी की जहाँ पे बात आती है ना, वहाँ पे लिनक्स यूज़ होता है। इवन माइक्रोसॉफ्ट भी जो अपना सर्वर यूज़ करते हैं ना, वो भी लिनक्स पे ही कहीं ना कहीं बेस्ड होते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट भी जो बना हुआ है उसका कर्नल लिनक्स पे ही लिख के उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को अपना विंडोज़ को बनाया। इसी तरह से इसके जो की फीचर होते हैं, पहले बताया, ओपन सोर्स होता है। कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, कोई भी इसको मॉडिफाई कर सकता है। कोई भी इसके कोई भी बग्स को ढूंढ के उसको फीचर को इन्हांस करने के लिए, कोई भी डेवलपर है जिसको सिस्टम लिखना आता है, सपोज करो कि जिसे पता है कि मैं इस कोड को लिख सकता हूँ, तो वो क्या करेगा, इस कोड इसको जो भी चेंजेस करवाना है वो उस चेंजेस को उसकी गिट की रिपोजिटरी में जाके उसकी चेंजेस को करवा सकता है। और जो लिनक्स है ना, वो सी बेस्ड प्रोग्रामिंग पे लिखा हुआ है, मतलब सी लैंग्वेज पे लिखा हुआ है लिनक्स। मल्टी यूज़र सपोर्ट करता है, मतलब एक साथ कई सारे यूज़र इस पे टर्मिनल पे कनेक्ट होके काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग है, सेम चीज़। जैसे हमारा विंडोज़ भी मल्टीटास्किंग है, एक साथ कई सारे काम कर सकता है, वैसे ये भी है। वर्क ऑन वेरियस हार्डवेयर, जैसे कि मैंने बताया फ़ोन में हो गया, या फिर कोई भी डिवाइसेस लगी होती हैं, कोई भी ऑटोमेशन मशीन लगी होती हैं, या फिर कुछ भी होता है, वहाँ पे लिनक्स ही ज़्यादातर यूज़ होता है। सिक्योरिटी के लिए इसके अंदर सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है इसकी। इसके अंदर जो मतलब हमें अलग से कुछ भी ऑथेंटिकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अंदर ही बहुत सारी सिक्योर चीज़ें होती हैं जो इसको खुद सिक्योर करती है। बिकॉज ऑफ, एक तो ये ज़्यादातर टाइम इसको लोग टर्मिनल पे यूज़ करते हैं, तो इसकी सिक्योरिटी थोड़ी सी वैसे ही इन्हांस हो जाती है टर्मिनल की वजह से। और इसकी खुद की सिक्योरिटी फीचर भी बहुत अच्छे हैं। दूसरा क्या है, सेल कमांड। सेल, ये ज़्यादातर टाइम इसका लोग जो लिनक्स को यूज़ करते हैं ना, वो सेल पे यूज़ करते हैं। मीन्स इसकी ज़्यादातर अगर कोई भी देखोगे, कभी भी कोई लिनक्स यूज़ कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कमांड पे ही काम करेगा। लाइक जीयूआई इंटरफेस पे नहीं करेगा। जीयूआई इंटरफेस जैसे हम यूज़ करते हैं, विंडोज़ हमारा जीयूआई है, इस पे नहीं रहता है। ज़्यादातर वो कमांड पे ही दिखता है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं। लिनक्स के बहुत सारे टाइप होते हैं जो इसको अलग बनाता है। लाइक डेबियन बेस्ड, रेड हैट, आर्क और गिंटू, ये सारे इसके टाइप्स होते हैं। तो जो इसमें ना बहुत सारे सारे फेमस नहीं है, कुछ फेमस हैं इसके, जैसे डेबियन और रेड हैट बहुत ज़्यादा फेमस है। जो हम नाउ हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, डेबियन और रेड हैट का ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इसमें जैसे कि आता है, डेबियन के टाइप अगर देखो तो उबंटू, वन ऑफ द मोस्ट क्या कहते हैं पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना लिनक्स का, वो मेरे हिसाब से उबंटू है। उबंटू को हर कोई यूज़ करता है, बिकॉज उबंटू का यूज़ करने का जो एक रीज़न है ना, जैसा कोई भी विंडोज़ फ्रेंडली अगर यूज़र है तो वो उबंटू को प्रेफरेंस देता है अगर लिनक्स सीखने जाता है तो। बिकॉज लिनक्स उबंटू क्या करता है ना, हमें जीयूआई इंटरफेस के साथ साथ कमांड लाइन इंटरफेस भी देता है। तो उबंटू को हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। और उबंटू हमारा दोनों तरीके से काम में आता है। डेस्कटॉप की तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं और सर्वर भी बना सकते हैं इसका। सेम इसी तरीके से रेड हैट है इसका, RHEL, जो मतलब एडमिन लेवल पे जो काम करते हैं, जो हमारे एंटरप्राइज में जाते हैं बंदे काम करते हैं, वहाँ पे जो यूज़ होता है वो RHEL होता है। तो बंदे सर्टिफिकेशन भी करते हैं ना इसका, जैसे रेड हैट सर्टिफाइड होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई डेबियन सर्टिफाइड है, लेकिन रेड हैट सर्टिफाइड होता है बंदा। तो ये हम एंटरप्राइज में और सर्वर में ही यूज़ होता है, वहाँ पे एडमिन लेवल पे जहाँ पे हम काम करते हैं। लाइक हम
विंडोज़ की अगर बात करें तो विंडोज़ एडमिन होते हैं, विंटेल टीम होती है वो एडमिन होती है। उसी तरीके से RHEL की जो टीम होती है, मतलब रेड हैट की जो टीम होती है वो एडमिन होती है। तो इसमें कई सारे फ्लेवर होते हैं इसके डिस्ट्रो, लाइक RHEL, CentOS, फेडोरा। अगर ये कहीं पे सुनो तो मतलब समझ जाओ कि ये सर्वर चल रहा है। इसी तरीके से आर्क वगैरह है, तो ये थोड़े कम यूज़ होते, उतने यूज़ होते नहीं हैं। अब इसके ना डायरेक्टरी सर्विस मतलब स्ट्रक्चर को समझते हैं। मतलब इसके जैसे हमारे विंडोज़ का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे इसका भी एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है। लाइक अगर हमारा रूट, ये जो लगा हुआ है ना, इसे हम रूट कहते हैं। रूट मतलब सारी फाइल्स, कुछ भी फाइल, कोई भी डायरेक्टरी, कुछ भी है, ये यहाँ पे स्टोर होता है। मतलब रूट में कुछ भी स्टोर अगर होगा तो वो रूट में स्टोर होगा। उसी तरीके से स्लैश बिन आता है। बिन मतलब इसमें जो बाइनरीज कमांड, हमारी जो कमांड्स वगैरह होती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं वो स्टोर होती हैं। सेम इसी तरह से होता है बूट। बूट बूट मतलब बूट लोडर फाइल्स, जो इसकी मतलब कौन से हार्डवेयर को कनेक्ट कर रही है, कैसे बूट हो रही है, क्या बूट होने के बाद क्या मतलब कौन से सॉफ्टवेयर को रन करेगी, ये सारी चीज़ें मतलब बूट के अंदर सेव होती है। इसी तरीके से होती है डेव। डेव क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन रखता है। लाइक कुछ हमने कनेक्ट किया इसके अंदर, USB डिवाइस कनेक्ट कर दिया, हार्ड डिस्क कनेक्ट कर दिया, माउस वगैरह कनेक्ट कर दिया, तो वो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखता है। ETC क्या होता है, कोई भी जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या कुछ भी मतलब इसके सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी जो फाइल्स या स्क्रिप्ट होती है ना, वो ETC फोल्डर के अंदर, मतलब ETC फोल्डर नहीं बोलेंगे, बेसिकली इसको डायरेक्टरी बोलेंगे। तो ETC डायरेक्टरी के अंदर ही स्टोर होगा। होम डायरेक्टरी एक यूज़र की होम डायरेक्टरी होती है। लाइक एक कोई भी एक यूज़र होता है, उसकी जो मेन डायरेक्टरी होती है, वो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी, वो होम डायरेक्टरी होती है। इसी तरह से लिब। लिब क्या है कि मतलब लाइब्रेरीज, इसकी लाइब्रेरीज जितनी भी होती है लिनक्स की, जो भी लाइब्रेरीज होती हैं, लाइक कोई भी चेंजेस आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो वो इस फोल्डर में जाके स्टोर होता है। इसी तरीके से होता है MNT। MNT क्या होता है कि जब हम कोई भी लाइक शेयर्ड फोल्डर हो गया, या फिर कोई भी शेयर्ड डिवाइस हो गया, जैसे हार्ड डिस्क हो गया या कुछ भी हो गया, हम बनाते हैं ना, जेड ड्राइव बनाते हैं, शेयर ड्राइव होती है। उसी तरीके से MNT होती है। तो जो हम कभी भी कोई भी अलग से एक्सटर्नल डायरेक्टरी को माउंट करते हैं ना, जो शेयर्ड में होती है, तो वो जो है MNT के अंदर ही स्टोर होता है। उसका जो भी डेटा दिखेगा वो MNT के अंदर दिखेगा। उसी तरीके से होता है ऑप्ट। ऑप्ट हम उस लिए यूज़ करते हैं जब हम कोई मतलब इसका अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। लाइक वो लिनक्स में हमें नहीं मिलता है, उसको अगर हम अलग से कहीं से उसकी डाउन रहता है, वो लिनक्स का ही है बट वो थर्ड पार्टी होता है। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अगर हम कभी भी इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑप्ट में जाके स्टोर होता है। उसी तरह से प्रोसेस होता है, ये कर्नल की जो भी प्रोसेसिंग फाइल्स या कुछ भी होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है। सेम रूट फिर से वही आ गया। एसबिन सिस्टम की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ भी होता है, लाइक रूट का यूज़र का पासवर्ड कुछ भी होता है, वो यहाँ पे स्टोर होता है। सेम होता है टेम्प फाइल। टेम्प फाइल मतलब टेम्परेरी फाइल कुछ भी स्टोर होती है, वो यहाँ पे स्टोर होती है। एक तरह से हमारा कैशे फाइल समझ लो, हम यहाँ पे स्टोर होता है। फिर होता है यूएसआर मतलब यूज़र रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे स्टोर होती है। और फिर होता है वायर में होता है कि हमारे जो भी लॉग्स, कोई भी प्रोग्राम हम चलाते हैं, कुछ भी प्रोग्राम होता है उसको हम रन करते हैं, तो उसके लॉग्स जो जनरेट होते हैं, उसकी कैशे फाइल जनरेट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो वायर के अंदर ही जाके स्टोर होता है। तो जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट अगर हम देखा जाए, तो अगर कभी भी हम लिनक्स पढ़ते हैं या फिर कभी भी हम ट्रबल शूटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारी मोस्ट यूजेबल जो डायरेक्टरी होती है वो होती है वेयर, और होती है ETC। बिकॉज यही दो डायरेक्टरी ऐसी होती है जहाँ पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन, हम एडमिन लेवल पे अगर हम बात ना करें, एज ए डेवॉप्स इंजीनियर की हम बात करें, तो ज़्यादातर जो एक्सेसिबल हमारी डायरेक्टरी होगी वो ETC होगी और वेयर होगी। बिकॉज ETC में क्या होता है, कोई भी अगर हम प्रोग्राम राइट मतलब इंस्टॉल किया, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस, अगर हमें उस प्रोग्राम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस करना हुआ या उसको कुछ भी स्क्रिप्ट चेंज करनी हुई उसकी, तो हम ETC फोल्डर को एक्सेस करते हैं। और सेम चीज़ वैसे ही अगर हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं, उसमें कोई भी एरर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उसके लॉग्स
को हम यहाँ पे वेयर फाइल में जाके वेयर डायरेक्टरी में जाके उसकी फाइल स्टोर होती है वहाँ से हम चेक करते हैं। तो मतलब जो ये दो फोल्डर होने वाले हैं हमारे, दो डायरेक्टरी जो होने वाली है ईटीसी और वेयर, ये हमारी सबसे यूजेबल डायरेक्टरी होने वाली है। और एमएनटी का भी हम यूज़ करते हैं बिकॉज हम यहाँ पे हमारी स्टोरेज सिस्टम को माउंट करते हैं, तो अपना शेयर्ड लाइब्रेरी शेयर्ड स्टोरेज होता है, तो इसको भी हम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हमारी जो मोस्टली यूजेबल डायरेक्टरी होगी वो होगी ईटीसी, वेयर और एमएनटी। एमएनटी मतलब रेयरली यूज़ होगी, बट ईटीसी एंड वेयर ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ शायद भी चलो। लिनक्स में एक्सिस फाइल तो काम नहीं करती है, राइट? नहीं, अब इसकी कुछ कमांड्स हैं, बेसिक कमांड्स, लाइक जब हमारा सिस्टम ऑन होता है तो इसको हम चलाने के लिए भी कुछ बेसिक कमांड होती हैं। जैसे होता है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी क्या होता है कि हम किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं उसकी लोकेशन को हमें शो करता है। लाइक हमें पता चलना चाहिए ना हम काम कहाँ पे कर रहे हैं, तो उसकी लोकेशन को शो करता है। जैसे शायद कि इसका हमें प्रेजेंट होगा, प्रिंट होगा। पीडब्ल्यूडी मतलब प्रिंट कर लो, प्रेजेंट वर्किंग प्रेजेंट कर डायरेक्ट। लो। अच्छा। लाइक ऐसे जैसे पीडब्ल्यूडी अगर हमने टाइप किया ना तो ये रहा हाँ हाँ। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो प्रेजेंट वर्किंग है डायरेक्टरी। ना, जो भी मतलब जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं ना उस डायरेक्टरी के मतलब लोकेशन जो होता है वो हमें शो करता है। अब दिखाएगा। जैसे हम्म। यहाँ पे तो हमें ये शो हो रहा है कि हम यहाँ पे हैं, बट कई सारे मतलब टर्मिनल ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें ये शो नहीं होता कि हम है कहाँ पे, तो उस हम्म। जगह पे हम इस कमांड का यूज़ करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हम किस डायरेक्टरी में हैं। अब सपोज करो यहाँ पे हम्म। मैंने बताया होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी मतलब यूज़र की जो होम डायरेक्टरी होती है उसकी होम डायरेक्टरी, मतलब यूज़र की जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है वो क्या होती है, होम डायरेक्टरी होती है। और यूज़र क्या है हमारा, उबंटू है, तो उबंटू की होम डायरेक्टरी यहाँ पे शो हो रही है। उसी तरीके से फिर दूसरी कमांड क्या है यहाँ पे, एलएस। एलएस क्या करता है, लिस्ट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, है ना, लिस्ट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। तो मतलब जो यहाँ पे एलएस अगर हम करेंगे ना, एलएस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अभी कोई फाइल नहीं है, कोई डायरेक्टरी नहीं है, तो ये शो नहीं कर रहा। तो देख लेते हैं, पहले एक फाइल और फोल्डर बना ही लेते हैं। टेस्ट, ठीक है। अब अगर हम एलएस करेंगे तो देखो तीन हमने यहाँ पे डायरेक्टरी बनाई थी और ये तीन डायरेक्टरी शो होने लगी। तो एलएस कमांड का यही यूज़ होता है कि जो भी हम एलएस मतलब कोई भी फाइल्स, कोई भी डायरेक्टरी, कुछ भी हम यूज़ करते हैं ना वो यहाँ पे शो होती है। अब एलएस के साथ साथ ना कुछ और भी इसके साथ और भी पैरामीटर्स आते हैं। एलएस के साथ ही और भी पैरामीटर्स आते हैं। लाइक एलएस के साथ अगर हम हाइफन ए लगा दें, ए लगाएंगे तो एलएस में अभी तक हमने एलएस किया था तो हमें सिंपल हमें तीन डायरेक्टरी दिख रही थी, टेस्ट, टेस्ट वन, टेस्ट टू, जो कि हमने क्रिएट करी थी। बट जब हमने एलएस हाइफन ए लगाया तो इसके साथ हमें देखो यहाँ पे डॉट, डॉट के साथ मतलब कुछ फोल्डर्स या फाइल्स हमें यहाँ पे शो होने लगे ना। तो डॉट का मतलब क्या होता है, हिडन फाइल। ए अगर हमने लगा दिया तो मतलब हमारी जो भी हिडन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज होंगी ना हमारे इस डायरेक्टरी के अंदर वो भी शो होगी। उसी तरीके से होता है एलएस हाइफन एल। एलएस हाइफन एल के साथ जो आता है ना तो ये हमारा दिखाता है कि इस यूजर के पास मतलब इस फोल्डर के पास इस वाली जो डायरेक्टरी है, ये जो डायरेक्टरी है ना, इस डायरेक्टरी के पास कौन से एक्सेस हैं। मतलब रीड का एक्सेस है, राइट का एक्सेस है, या फिर मॉडिफाई का एक्सेस है, और किस यूजर और किस ग्रुप के पास है ये हमें वो शो कराता है। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। अभी क्या है, सीडी। सीडी, सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अभी सपोज करो हम यहाँ पे क्या पे हैं, होम के अंदर उबंटू के अंदर है। तो अगर हमें टेस्ट के अंदर जाना हुआ, सपोज हमें टेस्ट के अंदर जाके कोई फाइल बनानी है, तो हम क्या करेंगे, सीडी और टेस्ट। और मतलब कमांड लाइन अगर हम यूज़ करते हैं ना तो यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है, अगर हम यहाँ पे जैसे मैंने टी ई लिखा और एस यहाँ पे टैब करूँगा ना मैं, ऑटो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। तो कमांड के अंदर कभी भी
ये सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि अगर आप टैप करोगे तो कमांड ऑटो कंप्लीट हो जाती है। तो मतलब अगर आप कमांड सही टाइप कर रहे हो, टैप करते हो, तो वो कमांड ऑटो कंप्लीट हो जाती है। तो जैसे CD टेस्ट किया हमने, अब टेस्ट के आगे 1 नहीं गया, क्योंकि टेस्ट तक तो यहाँ पे तक तो ये मतलब कॉमन है। इसके बाद ये चेंज हो गया, तो मतलब ये जहाँ तक कॉमन रहेगा वहाँ तक ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप खुद से टाइप कर सकते हो उसको। अभी हम CD के अंदर चेंज डायरेक्टरी हो गई, अब हमारी डायरेक्टरी चेंज हो गई। देखो हम टेस्ट के अंदर आ चुके हैं। PWD अगर हम करेंगे, अभी हम टेस्ट के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो CD कमांड का यही मतलब होता है कि डायरेक्टरी को चेंज करना। अब CD के साथ आप डायरेक्टरी के अंदर तो आ गए, अब डायरेक्टरी के बाहर जाना है, तो क्या करेंगे, CD डबल डॉट। CD डबल डॉट का मतलब क्या होता है, एक डायरेक्टरी पीछे, एक डायरेक्टरी पीछे। यहाँ की मतलब एक डायरेक्टरी पीछे हो गया ना, अभी तक टेस्ट के अंदर था, अभी फिर से उबंटू के अंदर आ गया। तो CD यहाँ पे डबल डॉट का मतलब होता है एक डायरेक्टरी पीछे, और डॉट का मतलब होता है प्रेजेंट डायरेक्टरी। मतलब CD अगर डॉट कर दिया मैंने, तो मतलब प्रेजेंट डायरेक्टरी मतलब चेंज नहीं होगा, कहीं भी नहीं जाएगा। बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी हम स्क्रिप्टिंग करेंगे वहाँ पे इसका यूज़ आएगा। जैसे यहाँ पे टेस्ट किया, CD डॉट करूँगा तो ये चेंज नहीं होगा, ये यहीं पे रहेगा। बट जब हम CD डबल डॉट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी, डायरेक्टरी हमारी एक डायरेक्टरी पीछे हो जाएगी, ठीक है। डॉट का मतलब करेंट डायरेक्टरी, डबल डॉट का मतलब एक डायरेक्टरी पीछे। फिर है RM। RM रिमूव फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। तो RM का यूज़ होता है फाइल्स और डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए। RM हाइफन टेस्ट अगर टेस्ट करेंगे तो ये टेस्ट नहीं रिमूव कर रहा है इसको, क्योंकि टेस्ट क्या कहते हैं, एक डायरेक्टरी है। टेस्ट एक डायरेक्टरी है। RM का यूज़ हम करते हैं डिलीट करने के लिए, बट हम सिर्फ RM नहीं चला सकते हैं। RM क्यों नहीं चला सकते, बिकॉज ये फोल्डर बेसिकली फाइल को डिलीट करता है, डायरेक्टरी को डिलीट नहीं करता। तो उसके डिलीट करने के लिए RM हाइफन R रिकर्सिव और फोर्स, उसके बाद हम टेस्ट लिखेंगे तो ये इसको डिलीट कर देगा। आप देखो LS करके हमारा test1 फोल्डर डिलीट हो गया। मतलब बेसिकली हाइफन RF अगर हम करेंगे तो रिकर्सिव हो गया, और F करेंगे तो फोर्सफुली हो गया। मतलब इसके अंदर कुछ भी होगा, टेस्ट के अंदर कुछ भी फाइल्स है, फोल्डर्स कुछ भी है, उसको वो डिलीट कर देगा। RM हाइफन RF का मतलब यही होता है कि मतलब डायरेक्टरी को तो डिलीट करो, उसके अंदर की जो भी सब डायरेक्टरी या फाइल्स है उसको भी डिलीट करो। तो शायद भाई परमानेंटली डिलीट हो जाता है कि कहीं स्टोर रहता है, परमानेंटली डिलीट इसको दोबारा रिकवर नहीं कर सकते हैं। नहीं। ओके। फिर ऐसे है CP क्या करता है, फाइल्स और डायरेक्टरीज को मतलब कॉपी करने के लिए CP कमांड का यूज़ करते हैं हम। मतलब अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ मैं पहले। अभी मैंने ये फाइल बनाई, ये फाइल हमारी कहाँ पे है, उबंटू के अंदर है, ठीक है। अभी हम चाहते हैं कि ये वाली जो फाइल है ना हमारी test1 के अंदर चली जाए, तो हम यह करेंगे CP टेस्ट .txt, उसके बाद फिर से स्लैश लगा के नहीं सॉरी स्लैश नहीं लगाएंगे, सिंपली test1, ठीक है, और फिर स्लैश लगाएंगे। तो क्या होगा, अभी यहाँ पे अब क्या करा है, प्रेजेंट डायरेक्टरी से, डॉट का मतलब हुआ प्रेजेंट डायरेक्टरी से text.txt को उठाओ और test1 में जाके पेस्ट कर दो, ठीक है। अभी हम LS करेंगे तो यहाँ पे भी है, और टेस्ट डॉट उसके अंदर भी होगा। देखो अगर हम ऐसे सपोज करो अब test1 के अंदर हमें देखना है, तो अभी हम क्या करेंगे, CD फिर उसके बाद test1 करके उसके बाद उसके अंदर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम LS करेंगे। बट आप सपोज करो मैं यहीं पे हूँ, शॉर्ट हैंड मतलब थोड़ा सा जल्दी देखना है हमें, उस फोल्डर के अंदर बिना जाए हमें देखना है। ऐसे हमने किया, बिना फोल्डर के अंदर जाए देखना है कि उसके अंदर है क्या। तो अब हम क्या करेंगे, LS टेस्ट, ठीक है। क्या आ गया कि test.txt मतलब ये बता रहा है कि test1 के अंदर क्या फाइल है। हम LS से यहाँ से भी देख सकते हैं, मतलब बिना डायरेक्टरी के अंदर जाए भी हम इसको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है।
अब क्या कह रहा है कि ठीक। एमवी कमांड का यूज हम दो तरीके से करते हैं, या तो मूव कर लो फाइल को, लाइक ls है ना, इसको हम मूव कर दो दूसरी जगह पे, या तो इसको रीनेम कर दो। तो पहले हम रीनेम का देखते हैं। mv टेस्ट डॉट txt को करते हैं रीनेम डॉट txt। ठीक है, देखो चेंज हो गया नाम। ठीक है, अब इस mv कमांड का यूज हम मूव कराने के लिए भी करते हैं। यहाँ पे भी अब हम चाहते हैं कि ये मूव हो तो सेम नाम से मूव हो, या फिर अलग नाम देना चाहें तो अलग नाम भी दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, इसको मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो ls देखो यहाँ पे क्या था और यहाँ पे क्या हुआ, चेंज होके आया। बट अभी मैं चाहता हूँ कि ये मूव हो जाए फिर से अपने जहाँ पे था वहीं पे मूव करा देते हैं इसको। इसको मूव करा देते हैं हम कहाँ पे, इसी डायरेक्टरी पे, सेम नाम देंगे इसका। फिर से चेंज हो गया इसका नाम, ये वहाँ से यहाँ आ गई। अब इसकी कमांड अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो यहाँ पे नहीं है, मतलब मूव हो गया। मतलब mv कमांड का यूज़ हम दो तरीके से दो यूज़ होता है mv कमांड का यूज़ जो होता है, या तो रीनेम कर लो फाइल को या फिर मूव कर लो, दोनों ही चीज़ होता है। रीनेम के साथ मूव कर लो और या फिर सिंपली रीनेम कर लो, दोनों ही है इसका यूज़। और अभी तक जो भी हमने कमांड चलाई है उसकी हिस्ट्री देखने के लिए हिस्ट्री कमांड होती है कि हमने क्या कमांड चलाई है, तो यहाँ पे हिस्ट्री शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद फिर शायद भाई एक क्वेश्चन है, लिनक्स में किस तरह के फाइल्स रखते हैं हम लोग? ओनली वो रहेगा, मतलब इंफॉर्मेशन फाइल रहेगा, राइट? इंफॉर्मेटिव फाइल्स। नहीं, हम्म। कुछ कोई भी रख फाइल रख सकते सकते हैं, हैं। हाँ, बट ओपन नहीं होगा ना? सपोज करिए क्यों अगर नहीं हम कोई ओपन फोटो होगा? रखते हैं, अगर कोई फोटो रखे ओपन हो जाएगा फोटो? फोटो ओपन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो हमारे उसमें है, क्या कहते हैं, सेल बेस्ड है। तो सेल पे हम फोटो ओपन नहीं कर सकते, वीडियो ओपन नहीं कर सकते, बट फाइल तो स्टोर कर सकते हैं ना। करेक्ट, फाइल स्टोर कर सकते हैं कि एज इंफॉर्मेशन बेस पे, राइट? हाँ, फाइल तो स्टोर कर ही सकते हैं, उसको हम कहीं पे डिस्प्ले करा सकते हैं। लाइक हमें उसको वेब पे डिस्प्ले करवाना है या फिर किसी जगह पे शेयर करना है, अपलोड करना है, तो तो वहाँ तो लिनक्स कर में भी हम वेब खोल सकते हैं? लिनक्स में वेब डिपेंड करता है। अब जैसे उबंटू है, उबंटू हमारा जीयूआई भी देता है, तो अगर हमें जीयूआई देगा तो वहाँ पे हम इमेज भी शो कर सकते हैं वो हम शो कर सकते हैं, और करेक्ट। वहाँ पे हम वेब भी ओपन कर सकते हैं। बट जो इंटरफेस हमें जीयूआई देगा ही नहीं, वहाँ पे हम वेब कैसे खोलेंगे? करेक्ट। तो बेसिकली ये जो इंटरफेस जीयूआई ने देता है, हाँ। वो बस केवल होता है आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करके शेयर कर सकते हैं। अभी ये दो कमांड को स्किप करते हैं बिकॉज ये एडवांस लेवल की कमांड हो जाएगी, chmod और chown। ls-l हमने देख लिया है कि फाइल की परमिशन देखने के लिए होता है, बट chmod और chown को अभी हम स्किप कर रहे हैं। ये आगे हम दिखाएंगे जब हम इसकी मतलब इसका कुछ आएगा ना कि डायरेक्टरी का मतलब वो चेंज करना है, परमिशन चेंज करना है, इसकी ओनरशिप चेंज करनी है, तब हम इसको देखेंगे। फिर आता है ps aux। aux का मतलब होता है क्या कि जितनी भी रनिंग प्रोसेस है ना इसके अंदर, रनिंग प्रोसेस है जितने, वो सारे शो करेगा। ps aux इतने सारे इसके अंदर प्रोसेस रनिंग में है, मतलब इतने सारे देख रहे हो इसकी सब रन हो रहे हैं। कोई रूट पे चल रहा है, कोई उबंटू पे चल रहा है, मतलब सारे इसके जो भी हैं प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस, जैसे हम टास्क मैनेजर में जाके चेक करते हैं ना कि कितने प्रोसेस हमारे रनिंग में है, सारे शो करता है। उसी तरह से ps aux एक कमांड है, उससे हम चेक करते हैं कि हमारे कितने प्रोसेस रनिंग में है। टॉप टॉप क्या होता है? रियल टाइम प्रोसेस मॉनिटरिंग होता है। टॉप कमांड अगर हम चलाएंगे ना, टॉप कमांड हम चलाएंगे तो इसमें हमारे सारे इन्फॉर्मेशन शो होगा
हमारा CPU कितना यूटिलाइज कर रहा है, मेमोरी कितनी यूटिलाइज कर रहा है, बेसिकली वही सारी चीज़ें। तो ये हमारी मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है, कितने हमारे टास्क टोटल रनिंग में है, कितने मतलब कितने रनिंग में है, कितना क्या है, कितनी इन्फॉर्मेशन, हमारी मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, कितनी फ्री है, हमारे CPU पे कितना लोड आ रहा है। ठीक है, देखो सब कुछ यहाँ पे शो होता है। टॉप कमांड का भी यही यूज़ होता है। फिर कंट्रोल सी, टॉप कमांड जब आ जाता है ना तो उसको बाहर निकलने के लिए कंट्रोल C प्रेस करते हैं, तो उससे हम बाहर आ जाते हैं। किल PID का मतलब होता है कि एक जो भी ये चल रही है ना ये प्रोसेस ID, इसकी मतलब अभी देखो ओ बाहर आ गए हम। ये PS ऑक्स देखो यहाँ पे PID होती है, PID, ये PID होती है। PID मतलब प्रोसेस की ID होती है। मतलब अभी हमें बंद करना है, हमें पता चल गया कि हमारा कोई ऐसे कमांड चल रही है जिसको हमें क्लोज करना है, जो हमारा अननेसेसरी है। तो उसे हम क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली एक कॉपी करेंगे उसकी PID को। अभी यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा चल नहीं रहा है जिसको हम क्लोज करें, बिकॉज अगर मैं SSH वगैरह क्लोज करूँगा तो हमारा ये बंद हो जाएगा। सिंपली उसकी कमांड क्या है, कॉपी करना है ऐसे, यहाँ पे लिखना है किल, देखो कमांड देख लो, किल और PID, बस इतना ही लिखना है, किल और PID। तो वो हमारा प्रोसेस एंड हो जाएगा। जैसे हम विंडोज़ में करते हैं, प्रोसेस पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, एंड करते हैं, एंड वैसे ही सेम ये है कि प्रोसेस पे गए, किल लिखा और PID लिखा और वो एंड हो गई। मैं आगे दिखाऊंगा इसको। तो मतलब किल चलाने के लिए पहले टॉप चलाना पड़ेगा ऐसा? प्रोसेस ID तो पी जाननी पड़ेगी ना हमें, प्रोसेस ID कौन सी हाँ प्रोसेस ID पे देखना चल रहा पड़ेगा है ना वो। आपको। तो उसके लिए हाँ हमें PS ऑक्स कमांड चलानी पड़ेगी, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी प्रोसेस ID पे कौन सा हमारा प्रोग्राम रन हो प्रोसेस रहा है। रनिंग है। हाँ, प्रोसेस को क्लोज करने के लिए हम उसको चलाएंगे। फिर DF-H होता है। -H ये बताता है कि हमारा डिस्क का यूजेज जो है ना वो कितना हो रहा है। DF-H देखो बताया था ना वहाँ पे कि माउंट में आता है, MNT में। यहाँ पे देखो माउंटेड ऑन, यहाँ पे आ रहा है ना, शो कर रहा है। अगर हम कुछ एक्सटर्नल से माउंट करते ना, कुछ भी बाहर से माउंट होता तो यहाँ पे /MNT लिख के आता। अभी यहाँ पे बूट के अंदर से ये प्रोसेस चल रहे हैं सारे, ये रूट डायरेक्टरी में है, ये रन में है, इसी बूट में है। ऐसे ही आता जब हम कुछ बाहर से कोई डिस्क लगाते ना इसके अंदर, तो वो हमें यहाँ पे शो करता /MNT के अंदर। फिर यह है DU-SH, डायरेक्टरी का साइज बताता है। जो हमारी ये करंट की डायरेक्टरी है ना उसका साइज बता रहा है कि 36K अभी हमने इसमें यूज़ किया। बस इतना ही आता है इसमें। IP config /IP एड्रेस, यही वही सेम चीज़ जो हम IP config अपना उसमें लिखते हैं, IP वगैरह शो करता है यहाँ पे। अभी ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर नहीं आता है। IP config कभी भी बाय डिफ़ॉल्ट उबंटू में नहीं आता है, तो उसके हम इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए हम apt install net tool को इंस्टॉल करते हैं। हाँ, मैंने यहाँ पे आप लोग को नहीं बताया, ये देखो जैसे कि इसकी टाइप्स है ना, डिस्ट्रो के टाइप है ना, तो इसके कुछ पैकेज मैनेजर होते हैं। पैकेज मैनेजर इन द सेंस, जैसे कि अभी मैंने चलाया एप्ट, तो एप्ट क्या करेगा, एप्ट एक कमांड है जो पैकेज को मैनेज करता है, मतलब किसी भी इंस्टॉलेशन पार्ट को मैनेज करता है। तो मतलब जैसे कि अभी हमने कमांड चलाया एप्ट इंस्टॉल, तो एप्ट को मतलब पैकेज मैनेजर को हम बोल रहे हैं एप्ट मुझे ना ये कमांड इंस्टॉल, मतलब ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो
एप्ट चलता है, वहाँ पे पैकेज मैनेजर होता है, वहाँ पे एप्ट चलता है, उबंटू के अंदर एप्ट चलता है। और जो हमारा फेडोरा या फिर सेंट ओएस होता है, वहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रोज होते हैं, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें चलती है। जैसे कि अभी मैं उबंटू यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे एप्ट यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर मैं रेड हैट यूज़ करता तो मैं वहाँ पे यम यूज़ करता। तो ये भी डिफरेंस होता है, एप्ट जहाँ पे चलेगा और यम कहाँ पे चलेगा। तो ये हमें पता करने के लिए हमें यहाँ पे पता करना होता है कि हमें कौन से मतलब कौन से लिनक्स फ्लेवर पे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीधा कैट etc os रिलीज जब हम करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि हम किस वाले उस पे काम कर रहे हैं, मतलब कौन से फ्लेवर पे हम लिनक्स की कौन से फ्लेवर पे काम कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कमांड को चला सकते हैं। जैसे कि एप्ट मैंने बताया कि एप्ट कमांड डेबियन का जो भी होगा ना, डेबियन बेस्ड जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे वहाँ पे हम एप्ट का पैकेज मैनेजर यूज़ कर सकते हैं, और रेड हैट बेस्ड जो भी होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे हम यम का यूज़ कर सकते हैं। ये है थोड़ा सा, क्या पैकेज एप्ट कुछ नहीं है, बस पैकेट मैनेजर है। ये हमें बताता है एप्ट को, मतलब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कि हमें ये चीज़ करवानी है। लाइक एप्ट हमने लिखा और उसके बाद लिखा इंस्टॉल, तो मतलब कह रहा है कि एप्ट को पैकेज मैनेजर को जाके बोल रहा है कि एप्ट एक मुझे इंस्टॉल करना है, और किस चीज़ को इंस्टॉल करना है, नेट टूल को इंस्टॉल करना है। तो अभी नेट टूल हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम आईपी कन्फिग चलाएंगे तो यहाँ पे हमें आईपी कन्फिग सिर्फ, हाँ, तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि इसकी इंटरनेट की जो आईपी है ये है, सबनेट मास्क ये है, और इसका जो गेटवे आता है ना, गेटवे ये है। और इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी यहाँ पे शो हो रही है। तो बेसिकली आईपी कन्फिग एक कमांड होती है जिससे हम आईपी की इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, मतलब नेटवर्किंग की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो लेते हैं। और इसमें फिर वही पिंग है, नेट स्टैट है, कौन से पोर्ट हमारे चल रहे हैं, और वो सब कुछ सारी चीज़ें शो करता है। वही चीज़ मैंने वहाँ पे बताई थी वही यहाँ तो पे है। बेसिकली ये तो बेसिकली ये विंडोज से मिलता जुलता है क्योंकि विंडोज भी इसी पे बना हुआ है, राइट? हाँ, थोड़ा 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 मिलता है। अब देखो वहाँ पे वही चीज़ मैंने वहाँ बताई थी, वही चीज़ यहाँ पे फिर से पैकेज मैनेजर उबंटू या डेबियन जो भी होगा वहाँ पे सूडो एप्ट, सूडो सूडो क्या होता है, सूडो मतलब हम वहाँ पे लगाते हैं। लाइक जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे क्या किया था, जैसे ही इंस्टॉल हुआ था ना, मैंने कर दिया था सूडो -su कर दिया। जैसे ही मैंने इसको, तो मतलब क्या किया मैंने इसको, सूडो क्या होता है कि रन एज एडमिन करते हैं ना जैसे हम, वैसे ही एक तरह से सूडो भी एक तरह से वैसे ही होता है कि सूडो करेक्ट। कहता है कि एडमिन, सूडो कहता है कि एडमिन की तरह से चलो। तो सूडो एसयू जब मैंने कर दिया तो सूडो और एसयू मतलब सुपर यूजर से मैंने इसको चेंज करा दिया। तो मतलब सूडो अगर कभी भी एडमिन यूजर से चलेगा ना, तो कभी भी देखना ये जो लास्ट का ये देखो सिंबल है ना, ये हैशटैग रहेगा। और कभी भी जब स्टार्टिंग में मैंने, अगर मैं इससे एग्जिट करूं अगर मैं एग्जिट करूंगा तो फिर वापस शायद नहीं आ पाऊंगा, वापस नहीं आने देगा। बट जब वहाँ पे डॉलर का साइन दिखेगा ना, डॉलर का साइन दिखेगा मतलब नॉर्मल यूज़र है, और अगर ये हैश का साइन दिखेगा मतलब सुपर यूज़र है। ये पहचानने का एक तरीका भी होता है कि हमारा यूज़र जो है किस किस से चल रहा है, एडमिन से चल रहा है या फिर नॉर्मल से चल रहा है। मतलब अगर डॉलर का साइन आता है कहीं पे, डॉलर का साइन लिख के आ रहा है, तो मतलब वो नॉर्मल यूज़र पे चल रहा है। अगर हैश पे साइन पे चल रहा है तो मतलब वो सुपर यूज़र मतलब एडमिन यूज़र से चल रहा है। तो सूडो का सिंपल से यही होता है कि सूडो का मतलब ये होता है कि इसको एडमिन से चलाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम कमांड चलाते हैं और एक्सेस डिनाइड हो जाता है, कमांड चलाया एक्सेस डिनाइड हो गया, तो उसमें क्या होता है ना कि लोग समझ नहीं पाते कि ऐसी क्या गलती कर दी। बट वहाँ पे जो एरर जो होता है ना, एरर यही होता है कि वो एडमिन के थ्रू नहीं चलता। कोई कमांड आप चलाओगे नॉर्मल वो नहीं चलेगा, बट अगर आपने सूडो लगा के चलाया तो वो चलेगा। बट हमारे सिचुएशन में क्या है अभी,
ये मैंने SSH ले रखा है इसको, और SSH के थ्रू इसको एडमिन मतलब क्लाउड पे है, तो हमें ये लोकली मैनेज नहीं करना पड़ रहा है, पासवर्ड वगैरह हमें पुट नहीं करना पड़ रहा है। बट अगर हम कभी भी किसी लोकल मशीन पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे कभी हम अगर सूडो SU लिखेंगे ना, तो बोलेगा कि सुपर यूज़र का पासवर्ड भी दो मुझे, तब मैं उसमें चेंज करूँ जाऊँगा। अगर मेरे पास पासवर्ड नहीं है तो मैं उसको चेंज भी नहीं कर पाऊँगा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे लोग जाते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे पॉलिसीज़ लगी होती है ऐसी कि अगर स्विच यूज़र करोगे कभी भी, तो वहाँ पे क्या होगा, वो पासवर्ड मांगेगा कि आप उस यूज़र में जा रहे हो तो उस यूज़र का पासवर्ड दो। बेसिकली हम लॉग इन कर रहे हैं उस यूज़र के लिए ना, तो वो पासवर्ड मांगता है। बट हमारे केस में नहीं मांग रहा, बिकॉज हम क्लाउड पे होस्ट कर रहे हैं इसको, इसलिए। तो सूडो एप्ट इंस्टॉल, तो सूडो मैंने इसलिए नहीं लगाया बिकॉज मैं ऑलरेडी सूडो में था, इसलिए मैंने नहीं लगाया एप्ट इंस्टॉल। उसके बाद फिर जो पैकेज इंस्टॉल करना है वो पैकेज। अब फिर कह रहा है डी पैकेज हाइफन आई, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आई नहीं है, सॉरी एल है। डी पैकेज हाइफन एल, तो मतलब ये जितने भी इंस्टॉल्ड होते हैं ना हमारे, मतलब कुछ भी इंस्टॉल होता है इसके अंदर, वो सारा शो करता है। हम एंटर करते जाएंगे, ये शो करता जाएगा। बट अगर हमें इससे बाहर निकलना है कि अब मैं बाहर आना चाहता हूँ, तो कंट्रोल C प्रेस करो और हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है। ओके, ये टार, टार का मतलब होता है जैसे कि हम कोई फाइल को किसी को हम जिप करते हैं ना, जिप करते हैं किसी को, तो वो क्या कहता है, अनजिप करने के लिए जो मतलब आता है, एक टूल आता है। जैसे हम विंडोज़ में तो अनजिप यूज़ कर लेते हैं या उसमें उसका डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ कर लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आता है टार। टार का क्या यूज़ होता है कि टार एक तरीके से मतलब उसको कंप्रेस कर देता है, फाइल को कंप्रेस कर देगा आपके, और उसको जिप जिप फॉर्मेट, एक तरह से समझ लो जिप फॉर्मेट में चेंज कर देगा। कोई भी, जैसे कि हम लिनक्स की बहुत सारी ऐसी मतलब EXE तो नहीं बोलेंगे, प्रोग्राम होते हैं जिसको हम इंस्टॉल करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है वो टार टार फाइल में आता है। जैसे हमारे विंडोज़ में जिप में आता है ना, तो उसी तरीके से इसमें टार में आता है, टार के उसमें आता है। तो वहाँ पे इसको अचीव करने के लिए, मतलब टार टार को कन्वर्ट करने के लिए ये हमारी कमांड होती है कि टार हाइफन CVF, और उसके बाद अचीव मतलब जो भी नाम उसका, और उसके पाथ। उसी तरीके से अनजिप करने के लिए एक्सट्रैक्ट चलता है, तो उसको एक्सट्रैक्ट कर देता है। और कंप्रेस करने के लिए फिर से ये वाली कमांड चलाते हैं, कंप्रेस करते हैं टार को। अगर हम फाइल को कंप्रेस करना चाहते हैं तो ये वाली कमांड चलाते हैं। यूनेम हाइफन आर कर्नल का वर्जन शो करता है। OS रिलीज मैंने आपको दिखाया, OS की इंफॉर्मेशन देता है। अप टाइम हमारा सिस्टम कब से अप टाइम हुआ था वो दिखाता है। देखो अप टाइम, हमारा सिस्टम 46 मिनट से अप है, और कितना 2 यूज़र हैं इस पे, और कितने लोड आ रहा है, सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये हो गया नॉर्मल नॉर्मल कमांड है। और इसकी और भी कमांड्स होती हैं, बट वो कमांड हम आगे जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे वैसे वैसे सीखेंगे। अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, अभी हमने कितना इस पे देखो, बेसिक बेसिक जो हमें देखा वो हमने इस पे देखी। ओके, सारी कमांड ख़त्म हो गई इसकी, 10 से 15 कमांड देखी। तो मैंने आप लोग को यूज़र वाला कमांड इसलिए नहीं बताया बिकॉज हम सिस्टम एडमिन नहीं है, तो इसलिए मैंने अभी यूज़र बनाना और उसकी परमिशन और वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो नहीं बताया है, क्योंकि ये सारा काम किसका होता है, सिस्टम एडमिन का होता है। तो सिस्टम एडमिन हम मतलब अभी नहीं जा रहे हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के उस पर, तो वहाँ पे हमें उसकी नीड नहीं पड़ेगी। बट बता दूंगा मैं कि जब हमारा वैसा सिनेरियो आएगा कि हमें वहाँ पे नीड है, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी पॉल मतलब उसकी जो ओनरशिप होती है किसी फोल्डर की, ओनरशिप कैसे चेंज करते हैं, और उसकी जो परमिशन होते हैं, फाइल के जो भी परमिशन होती है वो कैसे चेंज करते हैं, मैं आगे दिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही।